हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं मेटाफेज फर्स्ट। हमने म्यूसिस फर्स्ट के अंतर्गत जो प्रोफेज फर्स्ट आता है उसकी फर्दर 5 फेजेज में डिवाइड किया गया है प्रोफेज फर्स्ट को। तो उसमें जो है लता जरा पानी दे देना, मैंने ट्रिक भी बताई थी, निम्नक्स बताई थी। उससे जो है क्रमशः जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस डिटेल में हमने समझा था, बहुत फनी वे में और बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा आपको। तो अब जो है समझते हैं मेटाफेज फर्स्ट, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट की बात क्या आती है, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट बाकी की प्रोसेस जनरल जैसी होती हैं लगभग वही होने वाली हैं, ज़्यादा आप इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माइटोसिस से रिलेट करते जाना, बस प्रोफेज फर्स्ट थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी जो कि पहले ही बता दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में एनसीईआरटी कहती है कि दी बाइवेलेंस क्रोमोसोम्स, मतलब जो एक पेयर था ना क्रोमोसोम्स का, एलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पर क्या है, माइटोसिस की मेटाफेज में क्या हो रहा था, एक क्रोमोसोम पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम जाकर के अरेंज हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए उसको जब स्प्लिट हो रहा था तो उसके क्रोमेटिड अलग हो रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ दो मतलब जोड़े में जा रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है, जोड़े में जा जाके लग रहा है, मतलब बाईवैलेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो मेटाफेज फर्स्ट में इक्वेटोरियल प्लेट पे कौन जाके लगता है, क्रोमोसोम्स या बाईवैलेंट क्रोमोसोम, बाईवैलेंट क्रोमोसोम, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में, ठीक है। और मेटाफेज सेकंड की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, उसी की तरह हो जाएगा, मतलब माइटोसिस के मेटाफेज की तरह, मतलब केवल क्रोमोसोम जाके लगेंगे, ना कि बाईवैलेंट, ठीक। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। द बाईवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, फिगर 10.3, फिगर 10.3 में दिखा गया है। और स्टेजेस ऑफ मेयोसिस फर्स्ट सभी का हम एक साथ देख लेंगे, ठीक। और देखना चाहें तो चलो देख लो, क्योंकि प्रोफेज तो पढ़ लिया, प्रोफेज का साथ में साथ देखते चलो। देखो प्रोफेज को कुछ ऐसे दिखाया गया है, प्रोफेज फर्स्ट को ऐसे आप पहचान लेना, क्योंकि देखो इसमें पेयर सा एकदम से दिख ही रहा है ना, एकदम कि होमोलोगस क्रोमोसोम सा, मतलब पेयर करते हुए दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम अलग एक क्रोमोसोम अलग, मतलब पेयर जो पेयरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रोफेज में भी फर्स्ट है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो माइटोसिस की प्रोफेज थी वो तो सिंपली, उसमें तो नॉर्मली ऐसे ऐसे एक एक क्रोमोसोम दिखाए जा रहे थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं, अर्ली प्रोफेज था, लेट प्रोफेज था, ठीक है। यहाँ तो बस उसी बेसिस पे थी कि यहाँ जस्ट स्टार्ट होती है मेम्ब्रेन गायब होना, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है गायब, ठीक है, यहाँ कंडेंसेशन थोड़ा हो जाता है, यहाँ स्टार्ट ही होता है जस्ट, ठीक, बस। तो माइटोसिस की प्रोफेज और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में तो अंतर कर ही लोगे ना, इसमें साफ साफ दिख रहे हैं भाई, पेयरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही तो सब चलता था प्रोफेज फर्स्ट में, पेयरिंग वगैरह होती थी, ठीक है, और कॉम्बिनेशन वगैरह होता था। तो वो दिख ही रहा है, दो क्रोमोसोम आपस में कर रहे हैं, तो इससे पहचान लेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट का डायग्राम है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। माइटोसिस के प्रोफेज तो कन्फ्यूज नहीं होगा ना, पक्का, ठीक। मेटाफेज में साफ साफ देखो, इक्वेटोरियल प्लेट पे देखो क्रोमोसोम पेयर जाके लग रहा है, मतलब बाईवैलेंट जाके लग रहे हैं, देखो, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर बाईवैलेंट बोला है, ध्यान से देखो, समझ रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर बाईवैलेंट बोला, ये ध्यान रखना। एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये है, ऐसा करके ये एक बाईवैलेंट ये वाला हो गया, एक बाईवैलेंट ये वाला हो गया, ठीक। अब मेटाफेज फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो अभी यहीं तक देखते हैं फिगर को। तो द माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर, ये हम जानते ही हैं कि माइक्रोट्यूबुल वगैरह ये प्रोफेज में ही, कहाँ चाहे वो माइटोसिस की प्रोफेज हो चाहे मियोसिस की प्रोफेज हो, ये जा करके मतलब ये जो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और फिर जैसे मेटाफेज आती है अपोजिट पोल कब चले जाते हैं, प्रोफेज में ही, ठीक है। अब जब मेटाफेज आती है तो वहीं से उनसे माइक्रोट्यूबुल निकलते हैं अपोजिट पोल से, ऑफ द स्पिंडल के, स्पिंडल फाइबर के, अटैच टू द काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, मतलब बेल्ट में फंसा लेते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर मतलब एक तरीके से हुक टाइप से फंसा लेते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर में फंसा लेते हैं, ठीक है। अब जो है इतना काम हो गया, ये कॉमन सा काम है, बिल्कुल ऐसा ही चलता है वहाँ पे माइटोसिस की मेटाफेज में, ठीक। अब जो है अच्छा, ये शायद मैंने नोट किया था, ये शायद नहीं बताया था अलग से, जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई पे में लिख दिया है, दैट इज बाद में लिखा है। सो न्यूक्लियस का डिसिप्लिन
टर्मलाइजेशन अब क्याजमेटा के बाद ही होता है, ध्यान से। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा कर लेना कि टर्मलाइजेशन वो क्याजमेटा हो जाता है नहीं, तो न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस उसके बाद में होता है, ठीक है। ऐसे ही ज़्यादा डीपली जा कर के है, इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान कर रखना चाहें तो ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है एकदम से, जो पांचों फेजेस है उनके काम, जो मेन काम होता है जिसकी वजह से प्रोफेज फर्स्ट को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, वो सब काम चलते हैं पहले, फिर ये न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये बाद में पहले का कोई मतलब नहीं, इतना पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो है पूछा भी जाए तब भी कर देना, ठीक है। अब जो हो गया, इतना हो गया। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है भाई, उसी से रिलेट कर लेना, मैंने पहले बता दिया था। कह रहा है दी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, क्योंकि यहाँ तो ये क्रोमोसोम है ना, बाइवैलेंट है, तो यहाँ क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे, यहाँ एक का मतलब अलग का मतलब मैंने पहले बता दिया था सब। क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स होंगे एक दूसरे से, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स। अब चूंकि जब क्रोमोसोम ही हो रहे हैं तो अपने अपने सिस्टर क्रोमेटिड तो अपने अपने जो है सेंट्रोमियर पर लगे रहेंगे, वो क्यों टूटेंगे, ठीक है। ये तो या तो माइटोसिस की एनाफेज में टूटते हैं, या फिर मियोसिस सेकंड के एनाफेज में टूटेंगे, मतलब एनाफेज सेकंड में टूटेंगे। फील हो रहा है ना ये सब, ठीक। अब देखो एनाफेज में, देखो ये दिखाया गया एनाफेज का फिगर, देखो ये अलग जा रहे हैं, देखो पर्टिकुलर क्रोमोसोम अलग जा रहे हैं, देखो क्रोमेटिड तो नहीं टूटे हैं ना, ये वाले क्रोमोसोम इधर चला गया, ऐसे ये वाला इधर इस पोल पर चला गया, ऐसे ये वाला क्रोमोसोम इधर, ये वाला क्रोमोसोम इधर, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें ये दो ही क्रोमेटिड मुड़ गया है, इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम तो है, तो इसमें दो क्रोमेटिड है, ठीक है। ये हो गया एनाफेज, ठीक। टीलोफेज फर्स्ट समझते हैं। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर न्यूक्लियस रीअपीयर, वही जनरली जैसा कि होता है टीलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा से आ गए, फिर साइटोकाइनेसिस फॉलोज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। देखो यहाँ लिखा है डायड ऑफ सेल्स, क्योंकि यहाँ दो सेल्स बन गई, तो एक ग्रुप ऑफ टू कहलाता है ये डायड, और टू डॉटर सेल्स बनी है तो डायड ऑफ सेल्स बोल दिया, फिगर 10.3। देखो ये टीलोफेज फर्स्ट दिखाया गया है, क्योंकि मेम्ब्रेन आ गई ना, तो ये डायड ऑफ सेल्स हो गया। दरअसल इन्होंने साइटोकिनेसिस होने के बाद बोलिए डायड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको फिगर जो है आगे भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कह सकते हैं कि इतना ही देख लो आप, क्योंकि वहाँ साइटोकिनेसिस दिखाया नहीं, बस वही बात है, क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते किसी भी फेज के बीच, वही बात यहाँ आ गई। क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस रीअपीयर हो गए और साइटोकिनेसिस फॉलो हो गई, तब उन्होंने बोला कि डायड ऑफ सेल्स है, लेकिन फिगर में दे दिया कि फिगर 10.3 देखो भैया, 10.3 में साइटोकिनेसिस होकर थोड़ी दिखाया जा रहा है, वो जो टीलोफेज फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस भी हुआ मान रहे हैं, मतलब ये सेल बन गई है रियल में, ठीक है। टीलोफेज फर्स्ट दिखाया लेकिन साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है यहाँ तक, ठीक है। आगे फिगर में ऐसा कोई फिगर नहीं दिखाया, अभी प्रोफेज उसका म्यूसिस सेकंड का स्टेप शुरू हो गए हैं, ठीक है। अगले उस पर देखेंगे भी, तो इसी को आप मान लें कि साइटोकाइनेसिस भी हो गई है यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट के साथ साथ, ठीक। तभी इसको डायड ऑफ सेल्स बोलना है, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। ये वाली इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, ये डायड ऑफ सेल्स है, ठीक। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यही फिगर दे करके दे भी सकता है क्वेश्चन में, टीलोफेज फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं देगा, डायड ऑफ सेल्स दे देगा इस तरीके से, तो या फिर जो है डायड ऑफ सेल्स दे देगा। आप सोचोगे अरे यहाँ का डायड ऑफ सेल, एक नन ऑफ दीज भी दे देगा, लेकिन इसको डायड ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस यहाँ हो गई है, क्योंकि डायड ऑफ सेल्स क्या करी उसने बोला फिगर 10.3 देखो, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, ये कह रहे हैं कि बहुत से केसेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन। जैसे क्या होता है कि माइटोसिस में तो एक ही बार टीलोफेज आना है, ठीक है, तो वहाँ तो पूरी तरीके से टीलोफेज में ही आराम से जो है
डिकंडेंसेशन हो जाता है, दोबारा से ऐसे करके फैल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ चूँकि दोबारा भी इनको दोबारा से कंडेंस होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सेकंड सेकंड भी चलेगा सब चीज़, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि कुछ डिस्पर्जन हो जाता है, कुछ कुछ फैल जाते हैं, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट बात, डिस्पर्स होने से फैल नहीं पाते अच्छे से, ठीक है, सम डिस्पर्जन हो जाता है। अब मैनी केसेस क्यों बोला, तो मैनी केसेस का मतलब भी तो मतलब एक तरीके से मैनी केसेस का मतलब भी क्या है, वो यहाँ का मतलब है यूजुअली, मैनी केसेस का भी मतलब यूजुअली है, वो आगे भी बताएगा इससे रिलेटेड चीज़, ठीक है। आगे बोला एनसीईआरटी के दे डोंट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेजिंग न्यूक्लियस, साफ यहाँ बोल दिया, मतलब ये पूरी तरीके से नहीं फैलते, इंटरफेजिंग न्यूक्लियस की पूरी कंडीशन तक नहीं पहुँचते, मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छे से नहीं फैलते। ऐसे ध्यान रखें, इनको तो दोबारा आपसे कंडेंस होना है, क्या वही ये सेकंड का भी ड्रामा चल रहा है। माइटोसिस की टीलोफेज की तरह तो नहीं है कि अब प्रोफेज कोई आएगी ही नहीं, बस लास्ट हो गया यही, यहाँ तो दोबारा भी प्रोफेज आने वाली, तो ये पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं होते हैं, ऐसे ध्यान रखें। दी इसी वजह से द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन, दो मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। एनसीईआरटी ये लाइन बोलती है, वह ध्यान रखना। म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच क्या स्टेज आती है, ये पूछा जा सकता है, तो उसको बोलना इंटरकाइनेसिस। इंटर मीन्स में होता है इन बिटवीन, काइनेसिस मतलब दो सेपरेशन होने के बीच, ठीक है, इंटरकाइनेसिस नाम दे दिया इसको। एंड जनरली शॉर्ट लिव्ड, और ये क्या होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। पूछा जाता है कि इंटरकाइनेसिस के समय कोई डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या, तो जनरली हमें दिमाग में लगेगा कि हाँ यार टेलोफेज फर्स्ट हो गया तो उसके बाद होना चाहिए, तो इंटरकाइनेसिस उसके बाद आती है, जब म्यूसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच आती है, लेकिन नहीं, इंटरकाइनेसिस में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाई प्रोफेज सेकंड, और इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकंड आएगा, जो ऑब्वियसली सी बात है, जब म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच इंटरकाइनेसिस हो जाती है तो इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद प्रोफेज सेकंड आ जाएगी। ए मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के कंपेयर में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। तो एक तरीके से आपको बताऊँ, मैंने एक ऑर्डर बनाया है और वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज से बनाया है, अगर उसने क्वेश्चन उठाया तो सब लोग ये कहेंगे एनसीईआरटी से बाहर का है, बाहर का है, बाहर का है, लेकिन ये 2-3 जगह से पॉइंट उठा करके, इसी चैप्टर के पॉइंट उठा कर वो क्वेश्चन बन सकता है। अगर ऑर्डर दे दिया जाए कि माइटोसिस की प्रोफेज, म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज मतलब प्रोफेज फर्स्ट, और म्यूसिस सेकंड की प्रोफेज मतलब प्रोफेज सेकंड, में जो है सिंप्लिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो देखो मेटाफेज मतलब जो है मेटाफेज नहीं सॉरी, उसका माइटोसिस की प्रोफेज में कोई ऐसा बात बोली नहीं है कि भी सिंपलर है किसके कंपेयर में क्या, लेकिन हाँ प्रोफेज फर्स्ट में ये बोला है कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू माइटोसिस की प्रोफेज की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि प्रोफेज ये जो मच सिंपलर प्रोफेज है देन प्रोफेज फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि ये प्रोफेज फर्स्ट से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसका मतलब हम ऑर्डर क्या दे सकते हैं दोनों लाइन को मिलाकर, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन हुई, प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद माइटोसिस की प्रोफेज, उसके बाद प्रोफेज सेकंड, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट के तुलना में बहुत ज़्यादा सिंपलर बता दिया इन्होंने, मच सिंपलर, ये वर्ड है मच, ये बता दे रहा है कि भैया ये दरअसल माइटोसिस की प्रोफेज से भी ज़्यादा सिंपलर होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड लंबेपन का भी ऑर्डर कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से लॉन्गर का भी ऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का तो आ ही सकता है। प्रोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज और प्रोफेज सेकंड, ठीक है, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच सादा वाला प्रोफेज फंसा दो, ऐसे ध्यान रखें, एंड फर्स्ट वाला लिस्ट में पहले रख दो, बस सिंपल सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बात खत्म। जैसे एक तरीके से जैसे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, आपको अगर पता हो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम नॉन एरोमेटिक होते हैं, फिर एंटी एरोमेटिक होती है। तो एरो और उसका जस्ट एंटी एरोमेटिक नाम सुन के लगता है इसके जस्ट एंटी होंगे, तो ये किनारे किनारे हो जाते हैं ना एंटी एंटी वाली चीज़ें, बीच में नॉन एरोमेटिक दर्शा देते हैं, ऐसे ध्यान रखें कि म्यूसिस की जो दोनों चीज़ें हैं वो किनारे किनारे आ गई, माइटोसिस की चीज़ बीच में फंसा दी, कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में अच्छे क्वेश्चन, वो भी मैं प्रोबेबिलिटी बताते चलता हूँ आपको, ये कोई टीचर ज़्यादा नहीं बताता चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है अब म्यूसिस सेकंड पाई जाती है। म्यूसिस सेकंड में बोल रहा है प्रोफेस सेकंड। ठीक, सिंपल सी बात है, प्रोफेस सेकंड आएगी। म्यूसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। सिंपल सी बात है, साइटोकाइनेसिस होगी टेलोफेज फर्स्ट के बाद, उसके बाद जो म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। मतलब क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड नहीं हो पाते हैं, तभी से शुरू हो जाती है म्यूसिस सेकंड। ठीक है, तो कहने का मतलब टेलोफेज फर्स्ट की बात चल रही है कि टेलोफेज फर्स्ट में पूरी तरीके से इलोंगेट नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर केसेस में। इससे पहले पुनः कंडेंस करने वाली फेज दैट इज प्रोफेज शुरू हो जाती है, मतलब प्रोफेज सेकंड शुरू हो जाती है। तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके थे, तभी मैंने बोला था कि ये बात हम दोबारा फिर पढ़ेंगे। प्रोफेज सेकंड में ये बात कर रहे हैं कि भैया पूरी तरीके से अब उनको जब दोबारा से कंडेंस फिर होना है तो वो क्यों इलोंगेट होंगे पूरी तरीके, तो फुल्ली इलोंगेटेड नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। उससे पहले म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट टू म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड रिसेम्बल्स ए नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट के कंपेयर में म्यूसिस सेकंड जो है एक नॉर्मल माइटोसिस की तरह रिसेम्बल करती है। देखो साफ साफ बोल दिया, क्योंकि इसमें प्रोसेस जो होगी माइटोसिस की तरह होगी। जैसे एनाफेज में ही देख सकते हैं, जैसे वहाँ क्रोमेटिड अलग होंगे, यहाँ भी क्रोमेटिड अलग होंगे। मतलब माइटोसिस की एनाफेज में भी क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, ना कि क्रोमोसोम एक दूसरे से। वैसे ही म्यूसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड में भी क्रोमेटिड अलग होंगे, काफ़ी सिमिलरिटी है इसी वजह। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। स्पेशल बात क्या है, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म होने के लिए मेटाफेज आ गई थी, मतलब मेटाफेज की स्टार्टिंग में पूरी तरीके से ख़त्म हो पाई थी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिसमिलरिटी यही है कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में ही ख़त्म हो गई है। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम दोबारा से कॉम्पैक्ट हो गए हैं, मतलब थोड़े से फैले थे बस, दोबारा से फिर कंडेंस हो गए। क्योंकि भाई प्रोफेज है तो प्रोफेज अपना करेक्टरिस्टिक तो होगा ना उसमें, क्या क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना, तो वो तो कॉम्पैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, ठीक, तो नॉर्मली एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी मैं कंक्लूजन आप बताऊंगा, काफ़ी नोट भी मैंने किए हैं, बाकी पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेटाफेज सेकंड, अब सिंपली नॉर्मली जो काम होते हैं वही सब चलते रहेंगे। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूबुल्स। अब इसमें क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होते हैं, द माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। वही काम हो ही रहा जो होता है ये मेटाफेज में, अटैच कर जाते हैं। जैसे एनाफेज आएगी खींच लिए जाएंगे, लेकिन अभी तो जस्ट अटैच करते हैं। ऑफ सिस्टर क्रोमेटेड, अब भैया यहाँ तो सिस्टर क्रोमेटेड को खींचना है ना, माइटोसिस की मेटाफेज की, देखो रिलेट करते चलो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी। ठीक, एनाफेज सेकंड, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। उसी तरीके से हो रही है, सेंट्रोमियर यहाँ टूटेगी, सेंट्रोमियर विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिन टूगेदर। एक मिनट, ये दब गया थोड़ा सा, पंचिंग थोड़ा पास हो गई है। अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, फिगर 10.4। मतलब यहाँ कौन सी सेंट्रोमियर टूटी जा रही थी, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड किए हुई थी। अलाउइंग देम टू दी मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ठीक है, और फिर वो क्या हुआ, अपोजिट पोल पर चले गए क्रोमेटिन बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूबुल के शॉर्ट होने से अटैच टू काइनेटोकोर। ये समझ पाए नहीं, जैसे अभी मैं बता देता हूँ आपको फिगर में। जैसे वो शॉर्टनिंग के मतलब ये क्या बात ऐसे चल रही है, जैसे ये मान लो ये है,
एक का ही करके बता देता हूँ, ठीक है, एक का करके बता देता हूँ, ठीक। जैसे एक ही किलोमीटर को खींचा जा रहा है एक पोल की तरफ, इस तरीके से बताऊँगा। अब यहाँ पे काइनेटिक कोर में फंसा करके ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब ये जो होगा, कह रहा है बाई शॉर्टिंग ऑफ द माइक्रो ट्यूब। अब देखो इस माइक्रो ट्यूबल के द्वारा ऐसे करके खींचा जा रहा है काइनेटिक कोर में फंसा करके। अब जब इसको ऐसा करके खींचा जाएगा तो ऐसा करके खींचा जाएगा तो जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे तो इधर की तरफ ये माइक्रो ट्यूबल छोटा होता जाएगा ना। जैसे इसके बाद की स्टेज अगर मैं बताऊँ, अरे तभी तो पॉसिबल है ना खींचना। अभी यहाँ आ गया, मान लो खींचते खींचते तो ये देखो इतना ही छोटा रह गया। इसके कंपेयर में देखो ये अरे ये तो फील ही कर पा रहे हैं ना। अरे रस्सी से किसी चीज़ को खींचते तो हम रस्सी को एकदम लपेटते नहीं जाते हैं, तो उसके बीच की दूरी कम नहीं होती जाती। तो भाई कह रहा है शॉर्टनिंग, तो शॉर्टनिंग के द्वारा ही तो खींचा जाएगा। सिंपल सी बात, शॉर्ट तो होता ही जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस हो गई, सिंपल सी बात है। बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रो ट्यूबल अटैच टू द काइनेटिक कोर। सिंपल सी बात है, पतंगों को शाम को नीचे उतारने की तरह बात खत्म। ठीक है, काइट से सबने उड़ाई होगी ना, बात खत्म। ठीक, हाँ, रस्सियाँ बांधते बेल्ट से हैं लेकिन टूटती कमर है, ये स्पेशल बात है। ठीक है, मतलब माइक्रो ट्यूबल बांधते तो काइनेटिक कोर से हैं, स्पिंडल फाइबर फंसाते तो काइनेटिक कोर में है, लेकिन टूटती सेंट्रोमियर है। चूँकि कमर से ज़्यादा मजबूत बेल्ट होती है यहाँ, ऐसे ध्यान रखें। मेरी डिक्शनरी में का मतलब है अपने याद रखने के लिए चीज़, रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं। रियल में क्या चीज़ उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट सही है, कहीं इंटरकाइनेसिस को सोच के गलत मत बोल देना। ठीक है, कौन सा वाला, साइटोकाइनेसिस वाला, ये वाला। म्यूसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्योंकि भले ही म्यूसिस फर्स्ट की साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरकाइनेसिस आती है, बट थोड़े समय के लिए आती है ना, तो हम बोलेंगे यही कि साइटोकाइनेसिस के बाद जो है म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस काउंट थोड़ी करेंगे उसमें, इतना छोटी सी तो होती है। अब ये मैंने पहले बता दिया था होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम थोड़ा और समझ लो इसके बारे में। होमोलोगस क्रोमोसोम साइज एंड रूप में एक तरह होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके के साइज होंगे और एक तरीके के रूप फॉर्म होंगे। ऐसे क्रोमोसोम जिन पर समान लक्षणों के जीन समान दूरी पर पाए जाते हैं कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैंने समझा दिया था आपको फिगर में भी अच्छे से। ठीक, अलग से बना के बताया था, ध्यान है। ठीक, आपको जो आपको कन्फ्यूजन होता है वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ऐसा ज़्यादातर केसेस में होता है, हमेशा नहीं। कौन सा वाला ज़्यादातर केसेस में होता है, हमेशा नहीं। ये वाला जो मैंने यहाँ बताया था कि जो है टीलोफेज फर्स्ट में पूरी तरीके से फैलते नहीं हैं, पूरी तरीके से डिस्पर्स नहीं होते हैं, वो वाली चीज़ क्यों बोल ही रही है एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, माइटोसिस की प्रोफेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी बॉडी भी गायब होते हैं, जबकि मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में केवल न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना बताया एनसीईआरटी ने। ठीक है, जबकि प्रोफेज सेकंड में तो केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना बताया। जैसे यही क्रमशः टीलोफेज में रीअपीयर हो जाते हैं। वो तो जो चीज़ पार्टिकुलर के प्रोफेज में गायब होगी वो टीलोफेज में रीअपीयर हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी ने माइटोसिस की प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी को गायब होते हुए दिखाया है। फिर आते आते मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में केवल न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब होते हुए दिखाया है। फिर प्रोफेज सेकंड में तो केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब होता हुआ लिखा है। जो लिखा है उस पर प्रायोरिटी दें, बात खत्म। ठीक है, तो एनाफेज सेकंड का ये हो गया। ठीक है, टीलोफेज सेकंड meiosis ends with the telophase second, in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. ठीक है, telophase in which the two groups of chromosome का मतलब फ्यूचर सेल के लिए तो ये क्रोमोसोम ही होंगे ना, इसलिए इन्होंने बोल दिया ये
क्योंकि टीलोफेज आते आते फ्यूचर सेल बोल ही सकते हैं ना। माइटोसिस में टीलोफेज में भी ऐसे ही, दैट इज क्रोमोसोम लिखा है ना कि क्रोमेटिड, ठीक है। तो मेयोसिस एंड विद द टीलोफेज सेकंड एंड विद द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स once again get encoded by a nuclear envelope। इनका मतलब क्या पता है? इनका मतलब यही अलग अलग पोल की बात कर रहे हैं। टू ग्रुप्स का मतलब ये एक ग्रुप जो मतलब एक क्रोमोसोम जो था, मतलब जो क्रोमेटिड था, फ्यूचर सेल के लिए क्रोमोसोम बोल दिया, वो एक पोल पर है और दूसरा वाला एक पोल पर, उन दोनों को मिलाकर उसने ग्रुप बोला है, ठीक है। वंस अगेन गेट एनक्लोड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप आ गई, साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राड ऑफ सेल्स। अब यहाँ क्या 4 सेल बन गई ना, क्योंकि म्यूसिस फर्स्ट में 1 से 2 बनी थी, फिर वो 2 वाली भी 2 में डिवाइड होंगे तो 4 हो गई ना टोटल, तो टेट्राड ऑफ सेल। तो फाइनली तभी तो कहते हैं कि म्यूसिस में 1 से 4 बनती हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाती हैं, चतुष्क बन जाता है, दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती है, फिगर 10.4। देखो ये प्रोफेज सेकंड दिखाएगी, देखो प्रोफेज सेकंड में तो सिंपली एक क्रोमोसोम दिखाया गया है ना, और ये जो है थोड़ा सा कंडेंसेशन होता है हल्का सा, ठीक है, एक एक दिखाया गया है। फिर ये आकर के एक एक क्रोमोसोम जो है कोटोली प्लेट पे लग गया है मेटाफेज सेकंड में, फिर एनाफेज सेकंड में ये देखो अलग हो गए हैं, क्रोमेटिड ये तो अलग हो रहा है, ध्यान से देखो। तो इसी से आप पहचानना एनाफेज सेकंड और एनाफेज फर्स्ट के फिगर में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ क्रोमेटिड अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखो क्रोमोसोम अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। ये पेन से दब गया, फर्स्ट लिखा ये यहाँ पे, ठीक है। टीलोफेज सेकंड में ये देखो अलग अलग क्रोमेटिड अलग हो गए। या अब ये एक तरीके से ग्रुप क्यों बोला, पता, ग्रुप्स ऐसे भी तो क्या बोल सकते हैं, सही बात है, क्योंकि हम तो एक के रेस्पेक्ट में समझाने के लिए लिया था ना हमने, एक ही थोड़ी है भाई, बहुत सारे होंगे ना यहाँ पे लगे हुए, एक एक का क्रोमेटिड आकर के लगेगा, तो ऐसे करके क्रोमेटिड, जैसे ह्यूमन के केस में देख लो, 23 इधर होंगे 23 इधर होंगे, तो 23 में ये 23 इस तरीके से क्रोमेटिड आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो फ्यूचर सेल के लिए तो बोल ही सकते हैं टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे इसे, ठीक है, टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे इसे, ठीक, समझ गए ना। यहाँ 2 लेकर एग्जाम्पल में ले लिया है, जिसमें जितने ऑर्गेनिज्म में होंगे उसी हिसाब से होंगे, सिंपल सी बात है। तो ग्रुप इसी वजह से बोल दिया, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्लियर है वो, ठीक। बाकी प्रोफेज फर्स्ट वाला टेट्राड का भी मतलब चतुष्ट ही था, ठीक है, चतुष्क भी बोलते हैं, चतुष्ट भी बोलते हैं हिंदी ही है, लेकिन वहाँ केवल टेट्राड वर्ड लिखा है, वो नंबर ऑफ क्रोमेटिड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ, वहाँ तो क्रोमेटिड के लिए टेट्राड लिखा है ना, सिंपल सी बात है, 4 क्रोमेटिड थे जब पेयरिंग हो रही तो हम लोग उस क्रोमोसोम की। यहाँ टेट्राड ऑफ सेल्स बोला, मतलब चतुष्क तो एक कॉमन टर्म है ना, टेट्राड ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं का 4 का ग्रुप, तो कोशिकाएं 4 तो बन ही रही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफ सेल्स वर्ड थोड़े ही जुड़ा है वहाँ, ठीक है, वहाँ सेल्स का मतलब थोड़ी, वहाँ तो क्रोमेटिड 4 हैं, इसलिए टेट्राड वर्ड बोला, सिंपल सी बात है। तो बाकी जो है सिग्निफिकेंस म्यूसिस वगैरह और इसकी समरी वगैरह ये जो है अगले लेक्चर में देख के ख़त्म कर देंगे अच्छे से। बाकी और भी कंक्लूजन है बढ़िया बढ़िया, वो मैं बता दूंगा, ठीक है आपको। और जो है बाकी का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें, धन्यवाद।